हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है मेरी चैनल शिवा की पाठशाला पर। आज हम यहाँ पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे संज्ञा। जितने भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक होते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन वाइज उसके कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण वाइज और डीपली जाके मैं हिंदी के जितने भी टॉपिक होते हैं वो आपको मैं पढ़ूंगी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संज्ञा। ज़्यादा टाइम खराब ना करके हम अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे संज्ञा। ये जो संज्ञा सब है इसके बारे में जहाँ तक सभी बच्चे जानते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो एक तरह से बहुत समझने वाली डेफिनेशन है। देखिए, जब हम छोटे थे तब हमें कई तरह से डेफिनेशन बताई जाती थी, लेकिन जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो डेफिनेशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। हमने पता होता है जो संज्ञा की परिभाषा होती है उसमें 3 वर्डों का यूज होता है, प्राणी वस्तु स्थान। किसका वर्ड यूज होता है? प्राणी वस्तु स्थान का यूज होता है। लेकिन इसके अलावा और भी वर्डों का यूज होगा, यानी कि और भी शब्दों का यूज होता है, जिससे पूरी परिभाषा मिलकर बन जाती है एक सटीक परिभाषा। जिस परिभाषा को हम व्याकरण के माध्यम से बोल सकते हैं कि इतनी अच्छी परिभाषा, एकदम सटीक परिभाषा है। तो देखिए, हम जानेंगे संज्ञा क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। संज्ञा, पहली बात तो आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से सुनिए, उसके बाद स्टॉप कर करके वीडियो को देखकर नोट्स बनाइए। पहले किसी भी वीडियो को, पहली बात तो मैं यहाँ पे ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगी नहीं, मुश्किल से 25 या 30 मिनट की वीडियो होगी, जिसे आप दोबारा चलाएंगे या देखेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखिए, संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा। अगर आप चाहते हैं कि लिखते भी जाएं तो आप लिखते भी जाइए। ये जो प्राणी वर्ड है ना, इसकी जगह आप जीव भी ले सकते हैं। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ जीव। उसके बाद गुण, दशा, भाव, अवस्था, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अवस्था, देखिए, संज्ञा की पर किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, दशा, भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर इसमें कोई वर्ड छूट रहा है, आपको ऐसा लगता है कि और आएगा, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसकी जो सटीक परिभाषा होती है वो ये होती है, क्या होती है? प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को। ये दशा एक स्थिति, गुण आपको भी पता है और भाव भी पता होगा कैसे होते हैं, और अवस्था भी। ये जो 3 वर्ड आए हैं, गुण, दशा, भाव, अवस्था, ये इस डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, यानी कि इस परिभाषा को चेंज कर देते हैं। कौन कौन से? गुण, दशा, अवस्था और भाव। ये जो भाव वर्ड है ना, यानी कि भाव शब्द है, ये कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन तभी मैं बता देती हूँ। जो बच्चे मतलब अब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे, किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, उनके लिए 4-5 वर्ड ध्यान रखने बहुत जरूरी है। गुण को, दशा को, अवस्था को, भाव को। अगर आपको कभी भी ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी परिभाषा अच्छी है, तो आप पहले डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने मन में गहन विचार कीजिए कि यही परिभाषा क्यों ली गई, इन 3 वर्डों को लेके क्यों परिभाषा नहीं बनाई गई। देखिए, ये जो परिभाषा होती है वस्तु वाली, स्थान और प्राणी, ये ज़्यादातर हमें अपनी क्लास 8 तक पढ़ते हैं तब बताई जाती है, या फिर हम 3rd 4th तक पढ़ते हैं तब ये बताई जाती है। लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, इसकी परिभाषा होती है, वो ये है। देखिए, मैं अब आपको अच्छे से एक बार फिर से बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, जिससे आपको लर्न भी हो जाए और आगे आपको काम भी आएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो को देखने पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और
मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी है शिवा की पाठशाला, आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए मैं फिर से लिख देती हूँ। ये जो व्यक्ति भी आता है ना, व्यक्ति, ये एक तरह से प्राणी में भी आ जाएगा और जीव में भी आ जाएगा। तो आप इन तीनों को एक ही वर्ड मान लीजिए, एक ही, एक दूसरे पर्यायवाची, एक दूसरे से बनकर मिलकर बने हैं, ठीक है। कई तरह की परिभाषा दिमाग में चलती रहती है इसे, तो आप ध्यान रखिए कि कौन सी परिभाषा पे हमें गहन विचार करने। किसी इस बार में व्यक्ति भी लिख लेती हूँ जिससे आप लोगों को पता चले। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा, अवस्था, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं उदाहरण में दे देती हूँ व्यक्ति। सबसे पहले मैं एक नंबर डाल के बता देती हूँ आपको। व्यक्ति में व्यक्ति का नाम, आदि के नाम को, इसमें एक वर्ड आया है नाम, ठीक है। व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? राजू, अमन, सुमन, महेश, ठीक है। उसके बाद वस्तु में ले लेते हैं। एक तो ये हो गया, हम वस्तु पे चलते हैं। वस्तु में आपको पता है, जैसे कि पेन मान लो, किताब, कुर्सी आदि। आप और भी उदाहरण जोड़ सकते हैं। अब देखिए स्थान, आपको पता होगा स्थान, जैसे जयपुर, लखनऊ, पटना, उसके बाद क्या होगा, दिल्ली। किसी कंट्री का भी नाम हो सकता है, भारत, श्रीलंका, भूटान, जापान आदि, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप इसे प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट लेके आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ये मैं इसलिए आपको लिखा रही हूँ, वैसे ये सारे उदाहरण आपको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन इसमें जो अंतर होगा ना वो हम ऐसे ही समझ पाएंगे। व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इन्हीं से इनके क्या हो जाएंगे, भेद बन जाएंगे। उदाहरणों से ही भेद बन जाते हैं, लेकिन कैसे भेद बनेंगे इसके बारे में भी बताऊंगी। तो हमने 3 चीज के बारे में पढ़ी है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में। अब चलेंगे हम भाव के बारे में। भाव से पता ही चल रहा होगा आपको। अगर आपको भाव वर्ड से कुछ पता चल रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है भाव के नाम से। भाव और गुण और दशा, अवस्था के नाम, अवस्था, इनके बारे में बताना है। देखिए भाव 3 हो गए ना, 4 5 6 4 5 6 7। अब देखिए उसके बाद दशा, अवस्था, गुण, हाँ, अवस्था, गुण। अब ये जो गुण वर्ड है और भाव वर्ड है, दशा है, अवस्था है, ये दूसरे से ना मिलकर ही है, इनमें ना डिफरेंस करने की जरूरत है।
भाव कुछ कुछ दशा का भी मतलब उसमें भाव वर्ड भाव है, भाव के जितने भी उदाहरण है उनसे कुछ है ना दशा का भी पता चलता है, दशा से अवस्था का भी पता चलता है, अवस्था से गुण का भी पता चलता है। तो देखिए हम इसमें डिफरेंस करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। देखिए ये जो भाव होता है ना, भाव उसी के अंतर्गत क्या तीनों चीज आ जाती हैं, अवस्था, गुण और दशा, ये आ जाते। मैंने बताया था ना आपको ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़कर बनी है, इसलिए भाव के अंतर्गत आती हैं और इसी वजह से इनके 3 प्रकार हो जाते हैं। कितने प्रकार बता दे रहे हैं? 3। लेकिन हमें क्या करना है, संज्ञा के 5 प्रकार पढ़ने हैं और उनका भेद जानना है। लेकिन उनके 5 प्रकार पढ़ने के बाद उनका अंतर जानना है कि किस प्रकार से अंतर किया गया है, उम्र के अकॉर्डिंग अंतर किया गया है कि उसकी फीलिंग के अकॉर्डिंग किया गया है या उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग किया गया है। अब देखिए जो गुण है, किसी के अंदर अच्छी चीज, अच्छाई, बुराई के बारे में बताता है गुण। लेकिन जो अवस्था है ना, इससे पता चल रहा है कि ये किसी उम्र से रिलेटेड बात करने वाला है, उम्र से रिलेटेड बात करने वाला है। लेकिन दशा एक स्थिति हो गई, स्थिति हो गई। जैसे स्थिति कैसी हो गई, हम गरीब हो गए या फिर अमीर हो गए हैं या फिर बिजनेसमैन है या कुछ भी, ये इन चीजों का मैंने उदाहरण दिया है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये ही आएंगे, आपको थोड़ा बहुत इसमें अंतर करना पड़ेगा। जैसे अवस्था में पता चल गया उम्र, गुण में पता चल गया किसी के अंदर अच्छाई बुराई हो सकती है, कम बोलते हैं, कम बोलने वाले, ज्यादा बोलने वाले, नटखट हो गए कि नहीं हो गए। वैसे दशा में पता चल गई कि स्थिति कैसी है, बीमारी की दशा है या अवस्था है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये तीनों ही वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इन तीनों को किस में शामिल किया गया, भाववाचक संज्ञा में शामिल किया गया। ये भाव के अंतर्गत आने वाले हैं, समझ गए ऐसे। अब देखिए, अब चलते हैं आगे। अब हम इसके प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो मैं संज्ञा में जितनी भी संज्ञाएं होती हैं, जैसे कि नगरों के नाम, त्योहारों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, अगर आप चाहते हैं कि वो भी मैं लिखवाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप जैसा कहेंगे वैसे वैसे हम उदाहरण लिखवाते जाएंगे। बस आप आपके जो भी डाउट हैं वो मुझे मेरे वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब चलेंगे हम कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहले हम तीनों प्रकारों के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो 2 प्रकार बचे हैं ना उनके बारे में जानेंगे। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए और वीडियो को शेयर तो जरूर करके जाइए। देखिए, पहली हो जाएगी व्यक्तिवाचक, दूसरी हो जाएगी जातिवाचक, तीसरी हो जाएगी भाववाचक, और जो 4th होगी वो होगी हमारी, वो होगी समुदायवाचक, और जो 5th होगी यानी कि 5वें नंबर की होगी वो द्रव्यवाचक। अब ये जो 3 प्रकार है ना, व्यक्तिवाचक, यहाँ पे मैंने वाचक नहीं लिखा है, जातिवाचक, ये जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तो पढ़नी है। उसके बाद समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, इनके नाम से पता चल रहा होगा आपको कि ये
भी संज्ञा के हैं, इनको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। लेकिन ये जो 3 है ना, ये एक तरह से मुख्य हो गए और ये जो हो गए इसके पूरे हो गए, ठीक है। जैसे मुख्य हो गए, गौण हो गए, उनमें आने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, इनमें जो अंतर है ना, इनके नाम के बाद इनको बहुत डीप पढ़ने पर आपको अंतर पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक में लिखा देती हूँ। अगर आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट लेके इनके नाम लिख सकते हैं। तो मैं ऊपर से मिटा देती हूँ। अब देखिए, फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने व्यक्ति, वस्तु, स्थान। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, किसी, मैं परिभाषा लिख देती हूँ आपको, किसी विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष, वस्तु विशेष, वस्तु विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी, क्या कहता है, किसी व्यक्ति विशेष, इसमें इस परिभाषा पे जोर देने की जरूरत है। इस परिभाषा में जो वर्ड आए हैं ना, वो एक संज्ञा की परिभाषा में आ गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने 3-4 वर्ड और लिखाए थे, गुण, भाव, अवस्था और दशा। ये जो बाकी जो वर्ड मैंने अभी बोले हैं, उनसे दूसरे नाम बने हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति, फिर स्थान आ गया, फिर वस्तु आ गया, लेकिन इसमें जो मेन वर्ड है ना, वो आया है विशेष शब्द। क्या है? विशेष शब्द आया है। परिभाषा तो वो ही बन रही है, सब व्यक्ति के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे किस बात पे जोर दिया गया है? विशेष वर्ड पे। क्या है? विशेष वर्ड है। ये जो वर्ड है विशेष, इस वर्ड पे जोर दिया गया है। जोर दिया गया है। कैसे जोर दिया गया है? कि मतलब इम्पोर्टेंट देखना है, इनकी इंपॉर्टेंस देखनी है, वस्तु की इंपॉर्टेंस देखनी है, व्यक्ति की इंपॉर्टेंस देखनी है, स्थान की इंपॉर्टेंस देखनी है। सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंस देखनी है, इसमें कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है यानी कि समुदायवाचक हो गया, या फिर इसमें व्यक्तिवाचक है और या फिर भाववाचक है, या फिर इसमें जातिवाचक है। ये वाले, ये सेंटेंस से ही पता चलते हैं। जब कोई आपका वाक्य बना देगा तब उसमें पता चलेगा कि इसमें व्यक्तिवाचक है तो क्यों है। व्यक्ति का कार्य देखना है, व्यक्ति का माइंड सेट देखना है कि व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, किस बात पे सेंटेंस बनाया गया है, उस कारण से ये इस चीज की पहचान की जाती है। अब देखिए, पर मैं परिभाषा को और अच्छे से समझा देती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष, पहले क्या थी, विशेष वर्ड नहीं था संज्ञा में, अब क्या आ गया, विशेष आ गया। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, देखिए व्यक्ति विशेष, वो व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान, सबसे पहले हम लेंगे व्यक्तियों के नाम, आपको पता है, दिशाओं के नाम। देखिए पहले लिख देते व्यक्तियों के नाम।
कालिदास। इंपॉर्टेंट नाम है अर्जुन। उसके बाद शेक्सपियर। इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए अब सेकंड नंबर पे चलते हैं, दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम क्या हो गया? उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। अब थर्ड नंबर पे देखिए, देशों के नाम। देशों के नाम कैसे आएंगे? देशों के नाम, अमेरिका, भारत। भारत अपना देश बहुत जाना जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी वाह वाह हो रही है जब से मोदी जी आए हैं तब से, इसलिए आप भारत उदाहरण तो हर चीज़ में ले लीजिए। भारत, भारत व्यक्ति का नाम ले लीजिए, भारत जगह का नाम ले लीजिए, किसी व्यक्ति का नाम ले लो। उसके बाद भूटान, नेपाल। अब देखिए फोर्थ नंबर पे देखिए पहाड़ों के नाम। लिख देते आपको दिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में रख सकते हैं और टाइम मिले तब लिख सकते हैं। अब देखिए पहाड़ों के नाम। ये उतार लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना है कि किस चीज में क्या आएगा। दिशाओं के नाम, व्यक्तियों के नाम और देशों के नाम। व्यक्तियों के नाम सिंपल भी हो सकते हैं, राजू, मोहन, सोहन, सुमन, मंजू, ये भी हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नाम है जैसे कालिदास, अर्जुन, शेक्सपियर, इन पे जोर देने की जरूरत है। पहाड़ों के नाम में देखिए हिमालय, गोवर्धन। बताइए गोवर्धन पर्वत कहाँ है? उसके बाद विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल हो गया। फिर अरावली भी लिख लो। ये अरावली पहाड़ कहाँ है और किस राज्य में है और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये भी बताना है आपको। उसके बाद नदियों के नाम, वो समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम कैसे? हिंद, प्रशांत और भूमध्य सागर। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये पूरा नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे। अब देखिए नदियों के नाम। नदियों के नाम देखिए गंगा। देखिए गंगा नदी की आपको लंबाई भी बतानी है कमेंट बॉक्स में। गंगा। बताइए यमुना नदी पर उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बसा हुआ है? गोदावरी, चंबल। अब बताइए चंबल नदी किस किस राज्य से होकर बहती है? अब देखिए दिनों के नाम। दिनों के नाम, आपको दिनों के नाम तो पता ही होगा। तिथियों के भी नाम लिख लीजिए। तिथि हो गई जैसे कि 11 हो गई, 12 हो गई, एकादशी हो गई, द्वादशी हो गई, त्रयोदशी हो गई, ये भी एक तिथियां भी संज्ञा में ही आती हैं। अब देखिए महीनों के नाम। महीनों के नाम, महीनों के नाम, ये जो महीनों के नाम जो जनवरी फरवरी है वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है
और जो तिथि जो मैंने बताई है, एकादशी हो गई, अमावस हो गई, ग्यारस हो गई, बारस हो गई, द्वादशी, त्रयोदशी होती है ना, ये सब आप हिंदी भाषा की देखी जाती है। तिथियाँ जो होती है वो महीनों में ही आती, हिंदी महीनों के, हिंदी दिनों के नाम है एक तरह से, क्या हो गया, हिंदी दिनों के नाम है ये। और ये महीनों के नाम में देख लीजिए, जनवरी हो गई, जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख, वैशाख। अब आप तिथियों के नाम भी लिख सकते हैं, जो तिथियाँ जितनी भी 15 दिन होते हैं हमारे क्या कहते हैं चंद्रमा के अकॉर्डिंग जो दिन चलते हैं, वो भी एक तरह से संज्ञा में ही आते हैं। वो एकादशी क्या हो गई, फिर त्रयोदशी हो गई, द्वादशी हो गई, षष्ठी हो गई, सप्तमी, ये सब है ना हिंदी की तिथियां हैं। और जो हम 1 2 3 4 बोलते हैं, या 1 2 3 बोलते हैं, यानी 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। और जो दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये होते हैं, ये हमारे दिनों में चले जाता है। महीने आपको पता चल गए, चैत्र हो गया, वैशाख हो गया, जनवरी, फरवरी, ये ऐसे चलेंगे। अब देखते हैं पुस्तकों के नाम। हॉली बुक आएंगी ज़्यादातर यहाँ पे। देखिए पुस्तकों के नाम में होगी रामायण, आपको इन्हीं से रिलेटेड उदाहरण भी मिलेंगे। रामायण, उसके बाद गीता, बाइबल, उसके बाद बाइबल के बाद कुरान, हिंदी की जितने फेमस पुस्तकें हैं, ज़्यादातर फेमस पुस्तकों के नाम आएंगे, आप ध्यान रखिए। समाचार पत्रों के नाम, आपको मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ एक एक चीज करके। समाचार पत्रों के नाम, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, जो मैं लिखा रही हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखते हैं त्योहारों या उत्सवों के नाम। त्योहार, उत्सव, जैसे होली, ईद, उसके बाद क्या है इसमें, नवमी, दीपावली आदि। अब चलते हैं हम नगरों के नाम। नगरों के नाम जो जैसे आया था ना यहाँ पे स्थान, स्थान में आपको 3 तरह की चीजें मिलेंगी। देशों के नाम, नगरों के नाम, उसके बाद देशों का राज्य लिख लीजिएगा, राज्य के भी आ जाएंगे। फिर नगर या फिर किसी शहर का नाम, ऐसे आ जाएंगे। इनमें भी 3 बन जाएंगे। आपको ध्यान रखनी है ये चीज किस चीज से क्या मिलकर बन रही है। नगरों के नाम में देख लीजिए, सीकर, जयपुर, प्रयागराज, कोटा, ऐसे। अब आएगा सड़कों के नाम या चौकों के नाम। चौकों मतलब चौराहों के नाम। ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखने की चीज़ है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ, वरना मैं भी आगे 2-4 उदाहरण बताकर आगे बढ़ जाती। अब ये जो मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा कराई है, उसके बाद में इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगी। सड़कों के नाम, चौकों के नाम, जैसे ग्रांड ट्रंक रोड, उसके बाद होगी लाल चौक। आपके यहाँ जितने भी फेमस
सड़कों के नाम हैं या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट नाम होते हैं वो भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या चीज है, विशेष होती है, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष, इसीलिए ये इतने इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए ऐतिहासिक युद्धों के नाम। ऐतिहासिक युद्धों के नाम में आएगा पानीपत, हल्दीघाटी। अब आप समझ ही गए होंगे इन उदाहरणों से। अब राष्ट्रीय जातियों के नाम। राष्ट्रीय जातियों के नाम, देखिए राष्ट्रीय जातियों के नाम में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और भूटानी, ये सब जाति के नाम हैं। अब देखिए अभी तक मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी बताई मैंने? व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम। ये जो देशों के नाम आया था, देशों और नगरों या शहरों, इनको भी ध्यान रखना है। इनमें तो फर्क देखना है आपको कि ये देश है कि कोई शहर है, ठीक है, इनको भी ध्यान रखना है। उसके बाद पहले मैंने बताया व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम। उसके बाद समुद्रों के, नदियों के, दिनों के, महीनों के, पुस्तकों के, समाचार पत्रों के, त्योहारों के, नगरों के, सड़क चौकों के नाम। उसके बाद बताया ऐतिहासिक युद्धों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम। जैसे ये राष्ट्रीय जाति हो गई, ऐतिहासिक हो गई, सड़कों के नाम। इनसे उदाहरण थोड़ा कम मिलेंगे, लेकिन जब भी मिलेंगे तो ये कंफ्यूज करने वाले नाम मिलेंगे कि यहाँ पे ही आपको एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे ऐसे उदाहरण पूछ लेगा और इनसे बताएंगे इसमें कौन सी संज्ञा है, पानीपत का युद्ध कब हुआ, या फिर इसमें पूछ लेगा कि कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, स्थानवाचक है, क्या है। और उसमें ये भी पूछ लेगा कि ये कैसी, इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसमें जो संज्ञा दी गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा दी गई है, उसका संबंध है ऐतिहासिक युद्धों के नाम से, सड़कों के नाम से, राष्ट्रीय जातियों के नाम से, ऐसे भी पूछ सकता है। संज्ञा का नाम भी दे देगा, उदाहरण का उदाहरण का कॉन्सेप्ट पूछेगा, उदाहरण किस कैटेगरी में आने वाला है, ठीक है। और देखिए सड़कों के नाम में भी होगा, नगरों के नाम में सीकर हो गया, जयपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, कोटा हो गया, ठीक है। ऐसे आपसे पूछ सकता है, अंडरलाइन कर करके क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर। शिक्षक भर्ती में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई अच्छा एग्जामिनर है, वो पेपर बनाने वाला है, तो वो अंडरलाइन कर देगा, यानी कि आपको इस चीज़ पे जोर देना है। अंडरलाइन का मतलब ही यही होता है कि इस पे गहन विचार करो तब आंसर लगाओ। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन को इग्नोर कर जाते हैं, जबकि अंडरलाइन हमें एक इंडिकेट कर रही है या संकेत दे रही है कि आप इस चीज़ पे विचार करें, ना कि पूरे वाक्य पर, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। अभी तक मैंने आपको ये जितनी भी चीज़ें करवाई हैं, इसमें से आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है शिवा की पाठशाला, जिसे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, संज्ञा से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, खासकर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, CTET के बारे में, UP-TET के बारे में, रीट के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। कल हमारा टॉपिक होगा जातिवाचक संज्ञा। इसको पहले आप पढ़ के आइए, ठीक है। कोई भी चीज़ आप पहले से पढ़ के आएंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आइए। देखिए जब मैंने अपने शिक्षक भर्ती की तैयारी करी थी तो मैं पहले क्या करती थी, हमेशा थोड़ा बहुत पढ़ के जाती थी। मैं उन लोगों से पूछ लेती थी, अपने सर लोगों से या मैम से, कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। उससे पहले जब मैं पूछती थी तब मैं उसके बाद घर जाके अपने रूम पे जाके अच्छे से उसको एक बार देख लेती थी क्या क्या कल पढ़ाया जाएगा और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनेगी। तो इससे क्या होता है, हमारी एक टाइम में 2 बार
तैयारी हो जाती है। हम पहले से अगर किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं तो हमारी तैयारी में कम टाइम लगता है और हमारा माइंडसेट उस हिसाब से काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कमेंट करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।